हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग बेसिक से पूरा पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा यहाँ पर टू यहाँ पर कंटेनर हमने ए और बी को रखा और यहाँ से हम दोनों को कनेक्ट कर दें, तब हीट का क्या होगा, इधर उधर ट्रांसफ़र होगा। और जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तब एक समय ऐसा है कि दोनों इक्वल टेम्परेचर पे हो जाएंगे। उसी टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है। उसी को हमने यहाँ पर जो लिखे हैं, इफ टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन देम, then bodies are said to be thermal equilibrium. In this condition two bodies must have same temperature. कहने का मतलब है कि कोई हीट का एक्सचेंज जब होना बंद हो जाए, यानी हीट का ना तो हीट इधर जाए ना हीट इधर आए, उस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर ए का जितना रहेगा उतना टेम्परेचर बी का रहेगा। ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि दो कंटेनर ऐसे कंटेनर हो जिसमें कि एक्सचेंज होने का रास्ता बना हो और हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाए, उस पोजीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं थर्मल, अगर रेट ऑफ फ्लो की हम बात करें, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ फ्लो जो एच लिखेंगे डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, यानी ए से बी और बी से ई अगर इक्वल हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मतलब कोई फ्लो अब नहीं हो रहा है तो एच बराबर, अगर फ्लो को हम किससे हम फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे, एच इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, यानी जिस टाइम तक हमारा जो है हीट का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर हम लिखेंगे उस टाइम टोटल कहा जाएगा, टोटल टाइम टेकन इंटरवल में जितना क्यू का आदान प्रदान होगा वही हमारा हीट कहलाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, इसके बारे में समझते बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि थ्री, अगर हम टू कंटेनर में हम समझ चुके हैं, अगर थ्री कंटेनर को हम इस तरह अलग अलग ले लें, जैसे हमारा एक कंटेनर ए है एक कंटेनर बी है, और यहाँ से हम इन दोनों को कांटेक्ट में कर दें बॉडी को, तो अगर इन दोनों का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ए बराबर टेम्परेचर बी का जब आ जाता है, अगर हम ये कहें कि एक सी हम ले लेते बॉडी, इसको संपर्क में लाते हैं, तो यानी ये अभी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ए और टेम्परेचर सी क्या आ गया। इस कंडीशन में जो हमारा लॉजिक जो बन जाएगा, क्या लॉजिक बन जाएगा, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं बच्चों कि टेम्परेचर ए बी सी तीनों सेम हो जाएंगे। मतलब बी से ए कनेक्ट हुआ, ए से सी कनेक्ट हुआ, इसका मतलब पूरा ए बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा यहाँ पर पूरा ये थ्योरी हमने लिखा है, इफ ए बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी बी एंड सी सेपरेट किया जाए, देन बॉडी बी सी बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब बी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो टेम्परेचर बी को हम टेम्परेचर सी को भी लिख सकते हैं। ये जो थर्मल जीरोथ लॉ है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से हम लोग जो है काफ़ी सवालों को लगाएंगे। यानी बी सी अगर कांटेक्ट में नहीं आया फिर भी हम क्या समझते हैं कि बी सी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। किस प्रोसेस से, ए के प्रोसेस से हमारा आया, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आया। ए से सी का जब हमने कांटेक्ट कराया तब बी सी भी हमारा एक तरह से यहाँ से चक्र चल कर, यहाँ से चक्र चल कर सी तक पहुँच गया, तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगा। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम बी सी को कांटेक्ट में नहीं लाएं और ए को कांटेक्ट में ला ले, बी को कांटेक्ट में ला ले, तो एक के द्वारा भी सी और बी को दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में पोजीशन में ला सकता है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं, एकदम डीप स्टडी करेंगे टेम्परेचर में। टेम्परेचर में हम कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट हमारा होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है। इन ए क्लासिकल अगर थर्मोमेट्री की हम बात करें तो फिक्स टेम्परेचर आर यूज्ड। अपर हम एक होता है उसको टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग वाटर, द नॉर्मल टेम्परेचर। अपर में क्या होता है कि जब हम बॉइलिंग कराते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस अपर टेम्परेचर हो जाता है,
केल्विन में लिखेंगे 373.15 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते, केवल बेसिक बेसिक चीज़ पढ़ते चले जाते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर एट प्योर मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी नॉर्मल प्रेशर पर जब प्योर मेल्टिंग हो जाए, यानी मेल्टिंग पोजीशन 0 डिग्री पर आता है, तो 273.15 केल्विन प्राप्त होगा और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा 2 पॉइंट मिला, कौन कौन सा? एक पॉइंट हमारा UFP यानी अपर पॉइंट, और एक LFP हमारा लोअर पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह हम 2 पॉइंटों को यहाँ पर ध्यान देते हैं। इसी मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री जो थर्मोमेट्री में हम क्या देखते हैं कि टू फिक्स टेम्परेचर आर यूज द नोन ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट, यानी इन सबको हम एक पॉइंट प्राप्त करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या क्या हमको ट्रिपल पॉइंट मिलता है कि आइस को वाटर में ले जाते हैं, वाटर को वाटर वेपोर में जब ले जाते हैं तब हमको 3 पॉइंट मिलता है। कि ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या प्राप्त होगा? एक 273.16 केल्विन और एक 0.01 डिग्री सेल्सियस या 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होगा। तो ये ट्रिपल पॉइंट एक यूनिक टेम्परेचर है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन विच टेम्परेचर डिपेंड यूनिटी और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बिकम्स जीरो। मतलब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि 0 केल्विन का मतलब -273.15 डिग्री, लेकिन ये एग्जैक्ट जो है होता है इतना -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो इस टेम्परेचर की बात भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बेसिक चीज़ भी इसमें पूछ लेता है जिसमें हमको संदेह हो जाएगा, अटक जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे क्या क्या देख रहे हैं, इसमें क्या बातें आ रही है। एट एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है मोशन ऑफ ए मोलिक्यूल्स स्टॉप, यानी मोलिक्यूल का स्टॉप हो जाता मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल, प्रेशर एंड वॉल्यूम, आइडियल गैस बिकम्स जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है मोशन, मोलिक्यूल स्टॉप, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, आइडियल गैस बिकम्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो इज बेस्ट डिफिनीशन ऑफ द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम नेरेस्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे चलकर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं। रेशियो द चेंज ऑफ टेम्परेचर आर कांस्टेंट। अगर उसको रेशियो चेंज की टेम्परेचर को कांस्टेंट समझे तो कोई एनी टेम्परेचर हम मान लें, लोअर टेम्परेचर यहाँ पर LFP रखेंगे, अपर को यहाँ पर रखेंगे, LFP यहाँ रखेंगे, K -273, तो इस तरह फार्मूला हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो XT हमने जो यहाँ रखा है, जो किसी टेम्परेचर पे रखेंगे X नॉट अपान X 100 -X 0 T TL अपान T अपर यानी T लोअर। TL का मतलब होता है लोअर और U का मतलब अपर प्राप्त हो जाएगा। और ये हम इसको लिखेंगे, R को कहेंगे र्यूमर जिसको हम बोलते हैं। R हमारा क्या होता है बच्चों? र्यूमर लिखते हैं, इस तरह लिखा जाता है र्यूमर। स्पेलिंग क्या है? REAUMUR, ये हमारा र्यूमर लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि R की वैल्यू जो आती है R/18 हमको प्राप्त हो जाता है। इसी को अगर हम और मैथमेटिकली हल करेंगे तो मैथमेटिकली जब इसको और एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ये सब संबंध जो मिल रहा है K इतना अपान C अपान 100 F -32 अपान 80 R अपान R80 प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम काटते चले जाएंगे तो R अपान 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 25, तो 25 यहाँ पर कितना 25 बल्कि नहीं कॉमन हो रहा है, केवल 20 कॉमन करेंगे। 20 अगर सब में से काम हटा लेते हैं हम तो इतना हमारा रिलेशन प्राप्त हो जाता है। तो सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि जो K2 K1 अपान 5 यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, यानी चेंज ऑफ हम K को मानते हैं। यहाँ पर हम जो इस वाले भाग को हम क्या मान लेते हैं? चेंज ऑफ क्या मानेंगे? यहाँ पर जो हमने लिख दिया है चेंज ऑफ केल्विन को हम यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मानते हैं। और इसको हम क्या मानते हैं? इसको मानते हैं चेंज इन सेल्सियस को मानते हैं, इसको हम चेंज इन फ़ारेनहाइट को मानते हैं। तो इस तरह अगर हम सबको डिफिनीशन में लाएंगे तब ये हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा? चेंज इन केल्विन बराबर प्राप्त होगा चेंज इन
डिग्री सेल्सियस में प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बातें यहाँ पर हम सीख सकते हैं, रिलेशन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि क्या यहाँ पर बातें बता रहा है ये, इफ द चेंज ऑफ सेल्सियस और चेंज ऑफ जो है केल्विन में अगर 1 डिग्री अथवा 1 डिवीजन की बात हो, तो 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस का 1 डिवीजन ऑफ केल्विन का बराबर रहेगा किसके बराबर, 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो डिग्री डिवीजन आ रहा है, ये सब अगर हम स्केल इस तरह जो है सबको रखेंगे जब कि कौन फ़ारेनहाइट में नाप रहा है, कौन क्या नाप रहा है, तो यहाँ पर एक जो रेशियो हमारा प्राप्त होगा, वो रेशियो हमको क्या प्राप्त होगा, यानी 1 इसका प्राप्त होगा, 1 इसका प्राप्त होगा, लेकिन इसका 1.8 फ़ारेनहाइट का प्राप्त हो जाएगा। इसको हम केल्विन मानते हैं, इसको सेल्सियस मानते हैं। तो इस तरह जो डिवीजन हमारा आएगा, यानी जो खांचा बना रहता है, इस तरह उस डिवीजन की बात यहाँ पर किया जा रहा है। यानी डिवीजन कब बराबर होगा कि 1 डिवीजन सेल्सियस का 1 डिवीजन केल्विन का और 1.8 डिवीजन फ़ारेनहाइट में संबंध जो है प्रदर्शित करेगा। इस रिलेशन में हम क्या नोट में क्या देखते हैं बच्चों, क्या बताना चाह रहा है, द डिवीजन ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल द स्मॉलर दैन दैट ऑफ द सेल्सियस स्केल वाइल डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल आर इक्वल। यानी उनका जो डिवीजन स्केल की बात करेंगे दोनों इक्वल है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल स्मॉलर दैन दैट द ऑफ द सेल्सियस स्केल। तो रीडिंग द फ़ारेनहाइट स्केल इज ग्रेटर रहता है, इक्वल भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है दैन सेल्सियस और केल्विन में। कहने का मतलब है कि फ़ारेनहाइट का मान कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है सेल्सियस की अपेक्षा, और सेल्सियस से बड़ा रहेगा हमारा केल्विन रहेगा। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट हमारा बराबर आता है, अगर इसी में 574 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें केल्विन का भी दोनों का मान सेम प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपके सामने ला के दिखा रहे हैं, इस तरह जो है संबंध आ जाएगा। अब ग्राफ की हम बात करेंगे बच्चों, ग्राफ बिटवीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। बच्चों ये पेन बदमाशी कर रहा, हाँ देखते हैं। ग्राफ बिटवीन द थर्मोमेट्रिक में देखेंगे स्केल में केल्विन फ़ारेनहाइट ग्राफ्स की बात करेंगे। जो हम ये रिलेशन को आपको पीछे हमने यहाँ पर बताया था, इस रिलेशन को हम क्या लाते हैं, y बराबर mx में अगर हम लाएं, इसमें f को इस तरह हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा f का जो आएगा, इसको अगर y बराबर mx प्लस c से हम कंपेरिजन करें तो m का मतलब जो स्लोप हमारा है, स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं, ये tan थीटा हमारा 9/5 प्राप्त हो जाएगा। ये 9/5 जब प्राप्त हो जाएगा तो हम tan थीटा में, यहाँ पर थीटा अगर इसको हम एंगल को मानते हैं तो 9/5 और इसको निकाल लेंगे यहाँ पर तो 106 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि जब इसको हम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 81 + 25 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 106 प्राप्त हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये थीटा जो एग्जैक्टली प्राप्त होता है 29 डिग्री में प्राप्त होता है। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त कर ले तो 5/√106 और cos थीटा का 9/106 इस तरह प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी ग्राफ में भी इस तरह का सवाल पूछता है, तो ग्राफ में फ़ारेनहाइट केल्विन में इस तरह रिलेशन जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ग्राफ को बहुत ध्यान से समझेंगे जिससे हमको ग्राफ में गलती ना हो। अब अगर हम बच्चों किसकी हम बात करें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की हम बात करें, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की बात करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, F-32 अपान क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं = C/5, ये हमारा रिलेशन है। अब यहाँ पर F की वैल्यू जब हम प्राप्त करेंगे तो 9/5C प्राप्त हो जाएगा और +32 आ जाएगा। अब इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की हम बात करेंगे ग्राफ में, तो
तो अगर इसमें हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर दें तो जो हमारा स्लोप आएगा m बराबर टेन थीटा, जो स्लोप आएगा कितना प्राप्त हो जाएगा 9/5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगर हम ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कराएं तो ये 9/5 हमारा इस तरह हो जाएगा, अंडर रूट लिखा जाएगा 10 कितना प्राप्त हो जाएगा 6 वही प्राप्त होगा। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो थीटा हमारा इसका जो थीटा एंगल आता है थीटा लगभग आता है 61 डिग्री पे प्राप्त होता है। तो इन सब बातों को बच्चों एकदम से रिमेंबर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर कह दें तो साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे अंडर रूट 106, और कास थीटा की जो वैल्यू लिखेंगे 5 लिखेंगे अंडर रूट 106 प्राप्त हो जाएगा। तो साइन थीटा और कास थीटा इस तरह प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम ग्राफ की जब बात करेंगे तो ग्राफ जो हमारा बनेगा यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी में आ रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। और ये बढ़ता कहाँ तक जाएगा, ये बढ़ता यहाँ तक आएगा, फिर डैश डैश कर देंगे। ये हमारा फ़ारेनहाइट का हो जाएगा और ये सी रहेगा, और ये थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा लिखा जाएगा 61 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इस ग्राफ को जो है हम बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, डैश डैश यहाँ पर हम खींच सकते हैं, यानी सेल्सियस से जैसे नीचे आएंगे तो इतना हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब हम एक ग्राफ और हमारा बचता है उसके बारे में जिक्र करते हैं। हमारा कौन सा एक ग्राफ बचता है, केल्विन और सेल्सियस का बचता है। किसका बचता है, केल्विन और सेल्सियस का। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि केल्विन इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, C प्लस 273 हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, केल्विन प्राप्त हो जाता है। 273.15 बहुत कम रहता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर इसको हम कंपेरिजन कर दें y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेरिजन करते हैं तो जो m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू कितना हो जाएगी tan थीटा मतलब 1 आ गया। अब इसको अगर हम ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा 1 प्राप्त होगा। तो 1 का मतलब क्या हो रहा है, ये थीटा हमारा जो है कितना प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो जब थीटा हमारा 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 1 1 दोनों होगा तो 1 का मतलब अंडर रूट 2। तो यहाँ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाएगा 1 अंडर रूट 2, और कास थीटा जो हो जाएगा 1 अंडर रूट 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब इसका जब ग्राफ की हम बात करें बच्चों तो ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ अगर हम खींचें किसका, केल्विन और सेल्सियस का हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये आएगा थीटा हमारा 45 डिग्री और डैश डैश यहाँ पर इस तरह हम, और ये कुछ दूर और आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी यहाँ पर जाके डैश डैश प्राप्त हो जाएगी, डैश डैश प्राप्त हो जाएगा। तो ये केल्विन और सेल्सियस का हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों इस तरह के टाइप जब सवाल आ जाता है तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इस सवाल को हम समझाते हैं कैसे सवाल पूछता है। जैसे सवाल इस तरह लिखा रहेगा, ध्यान से देखिए, विच इज द, एक सवाल हम दे रहे हैं इसको देखिएगा, विच इज द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, ग्राफ इज करेक्ट, ऐसे लिखा है। अब इसमें ग्राफ बना दिया, जैसे पहला ग्राफ बनाया, पहला ग्राफ किसका बनाता है, ये पहला ग्राफ बना देता है सेल्सियस का और केल्विन का बना देता है, और ग्राफ ऐसे खींच दिया है ये। और दूसरा ग्राफ बना दिया है, दूसरा ग्राफ बना दिया फ़ारेनहाइट का बना दिया है, और जो है केल्विन का बना दिया, फ़ारेनहाइट और केल्विन का बना दिया है, और ऐसे ग्राफ बना दिया है। तीसरा जब ग्राफ बनाया है तो इसमें ऐसे बनाया है, इस ग्राफ को यहाँ पर एफ रख दिया है, और जो है
इस तरह ग्राफ जो है खींच दिया है और यहाँ पर सी रख दिया है। चौथा ग्राफ जो बनाया है उसको जो है सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का बनाया है और उसमें ऐसे ग्राफ बना दिया है। तो इस ग्राफ में आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। आपको इस टाइप का सवाल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चेक करिए, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का ये वाला ग्राफ हमारा मिल रहा है। तो इसका मतलब कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो है ये वाला ग्राफ जो है सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हम कौन सा ग्राफ लिखेंगे बच्चों, इसमें हम लिख देंगे ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम सवालों को लगाएंगे जिससे हमारा जो है ग्राफ वाले क्वेश्चंस ना गलत हों। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।